नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रभात की नौबत सीरीज़ में। आज हमारे पास उत्तराखंड कृषि से संबंधित कुछ अभ्यास के लिए यहाँ पर आपका रिवीजन के लिए कुछ प्रश्न रहने वाले हैं। उससे पहले आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है कि उत्तराखंड में खासतौर पे गढ़वाल क्षेत्र में एक पात्र प्रकार का होता है। यहाँ पर इसका नाम आपके पास मिल जाता है कोसड़ी करके कोई पात्र होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करेंगे। डिस्कस करके जो भी आपका लोग हैं पुराने लोग हैं तो शायद ज़रूर पता होगा। ठीक है, कोसड़ी एक पात्र होता था। पात्र मैंने बता दिया, अब आपको बताना कि ये पात्र किस चीज़ के लिए प्रयोग होता था। चले, आज का पहला प्रश्न यहाँ पर है कि स्वतंत्रता के पश्चात भूमि बंदोबस्त किस वर्ष किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद हम 1960 से 64, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 60 से 64 के बीच में हम यहाँ पर बंदोबस्त देखते हैं। कुल मिलाकर हम इसको सीक्वेंस के अगर हम बात करेंगे तो 12वां बंदोबस्त इसको कहा जाता है। ठीक है, जो आपका तत्कालीन यूपी सरकार वगैरह के द्वारा लगातार यहाँ पर आपका किया गया। ठीक है, और इस क्षेत्र के यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ फैक्ट वगैरह आपके पास मिल जाते हैं कि 90% किसानों को जो है आपका भू राजस्व की देनदारी से मुक्त यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इस बंदोबस्त के तहत। बाकी ब्रिटिश काल के तो आपने लगातार पढ़े ही होंगे। अंतिम स्वतंत्र मतलब अंतिम ब्रिटिश वाला एक आपके पास मिल जाता है इबर्टसन वाला। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगला यहाँ पर आपका सेकंड है कि उत्तराखंड में एक नाली भूमि वर्ग मीटर के बराबर होती है, यानी कितने वर्ग मीटर के बराबर आपका यहाँ पर होती है। तो 200 वर्ग मीटर के बराबर ये आपका एक नाली भूमि होती है। एक नाली की बात करेंगे तो यहाँ पर एक और मापन आता है, 16 मुट्ठी बराबर भी एक नाली भूमि माप यहाँ पर आपके पास मिल जाती है। ठीक है, राज्य में अगर हम भूमि माप की बात करेंगे तो राज्य में अक्सर नाली और मुट्ठी ये भूमि मापन के लिए, कृषि भूमि मापन के लिए आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो आपका एक बीघा हम कहते हैं ना कि आपका 2.5 नाली, 2.5 नाली का फिर आपके पास क्या मिल जाता है, एक बीघा वगैरह मिलता है। लेकिन ये तो नॉर्मली जब खरीद फरोख्त वगैरह की बात की जाती है तब की बात है। लेकिन अगर हम कृषि भूमि की बात करेंगे तो वहाँ पर नाली और मुट्ठी में ही इनको मापा जाता है। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कि पर्वतीय कृषि भूमि सिंचाई की सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। पर्वतीय कृषि भूमि को सिंचाई के अनुसार आपके यहाँ पर 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाती कौन सी, तलाव भूमि आ जाती है। उसके बाद उपरांव आ जाती है, उपरांव, और उसके बाद आपके पास आ जाती है कौन सी, इजरान। ध्यान रखना, एक विकेट बंदोबस्त है उसी से संबंधित ये नाम यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर स्पेशली विकेट बंदोबस्त की बात आती है तो वहाँ पर हम 5 वर्गों में बांटे हुए देखते हैं। लेकिन सिंचाई व्यवस्था क्या था, देखो, जो तालाब थी, तौल नदी तलों वाली भूमि थी, और सर्वाधिक सिंचाई की जो व्यवस्था थी वो यहाँ पर तालाबों में मिल जाती है। फिर उपरांव की बात करते हैं तो उपरांव आपका वैसे भी 2 प्रकार से आ जाता है। हमने अब्बल और उपरांव दोयम वगैरह देखा है। ठीक है, हम ऊखड़ कहते हैं ना, देखो ये भी ध्यान रखना कि राज्य में असिंचित भूमि को ऊखड़ कहा जाता है और राज्य में सिंचित भूमि को सेरा या क्यार्क कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना साथ साथ में। ठीक है, तो इसके अलावा इजरान थी, जो आपका अनुपजाऊ प्रकार की कंकड़ पत्थर युक्त भूमि आपके पास जो मिल जाती है वो इजरान वगैरह कहलाती है। ठीक है, तो भाई ये पीसीएस के किसी जो हरिद्वार आयोग है वहाँ के किसी पेपर में आ चुका है कि निम्न में से किस एक भूमि में जो है सिंचाई व्यवस्था नहीं मिलती है। तो अक्सर वहाँ पर उपरांव दोयम वगैरह आंसर आपका मिल चुका है। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है कि वनों के बीच या किनारे अपरिपक्व पथरीली भूमि को कहा जाता है। तो इसी के भी हम बात कर रहे थे कि वनों के बीच या किनारे अपरिपक्व या पथरीली भूमि को इजरान कहा जाता है। बाकी ये आपका भूमि की जो स्थिति है उसके हिसाब से है कि भाई भूमियाँ क्या है, आपका ये वनों के निकट वाली भूमि आपके पास मिल जाती है। ठीक है, घर या ये घर वाली। ठीक है, घर के निकट या फिर आंगन के निकट आपने यहाँ पर देखा होगा इनको सगवाड़ा वगैरह भी कहा जाता है, जहाँ पर आपका साग सब्जी वगैरह आपका बोई जाती है ना, ककड़ी वगैरह लगती है जहाँ पर, है ना। बिचलिया की बात करेंगे तो वन और घरिया के बीच की भूमि जो होगी वो आपका बिचलिया कहलाएगी, मतलब। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ आता है कि खेती की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। खेती की दृष्टि से कौन सा सुमेलित है, देखो, समोच्च खेती, कंटूर फार्मिंग इसको कहा जाता है। ये काल्पनिक रेखाओं पर जो है खेती की जाती है। ठीक है, और इस विधि की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका नमी सुरक्षित वगैरह रखने के काम आती है। सीढ़ीदार खेती, ढालू खेती पर सीढ़ीदार खेती की जाती है, बिल्कुल, है ना। झूमिंग खेती, स्थानांतरणशील कृषि को यहाँ पर आपका क्या है, झूमिंग खेती कहा जाता है। तो सभी के सभी विकल्प यहाँ पर आपका क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं।
नेक्स्ट अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6 वाला कि उत्तराखंड की प्रमुख खाद्य फसल है। देखो प्रमुख यानी सबसे ज़्यादा जो उपज होती है जिसकी, तो वो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड। नकदी में अगर आता है, नकदी यानी ऐसी फसल है जिनको नकद या जिनको आर्थिक रूप से मतलब बेचा जाता है केवल सीधे सीधे, ठीक है। जैसे गन्ना माना है, अब कोई व्यक्ति खाएगा तो यार कितना खाएगा गन्ना, है ना। तो वो बेचने के लिए जो है गन्ना हो गया, आपका मूंगफली हो गया, आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये रबड़ हो गया, ये सारी चीज़ें आपका किस में आ जाती हैं, खाद्य इसमें नकदी वगैरह में आ जाती हैं। बाकी बात आगे करेंगे, लास्ट में 2 स्लाइड है उनको मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, वहाँ पर सारे फैक्ट आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है। तो यहाँ पर आपका नॉर्मली देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएँ तो आपका 14% आपके पास मिल जाती है, ठीक है। वैसे अगर आपका पॉइंट समथिंग में आए तो कभी हो सकता है 14 की जगह पर आपका कितना आ जाए, 13% आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रख लेना साथ साथ में। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि चावल की खेती उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भूभाग पर की जाती है। चावल की खेती की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास ये 26% भूभाग पर चावल की खेती, 30% भूभाग पर आपके पास यहाँ पर क्या है, गेहूं की खेती मिल जाती है। 9% की बात करेंगे तो 9% में आपके पास यहाँ पर क्या है, गन्ना मिल जाता है, ठीक है। और 8% की बात करेंगे तो उत्तराखंड में जो है आपका रागी है, यानी आपका जो मंडुआ है वो आपका 8% भूभाग पर जो है आपका बोया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। चावल की खेती के लिए चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी दोनों यहाँ पर आपका उपयुक्त मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाई। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है तो अभी हाल ही में देखो क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है, तो उधम सिंह नगर में गन्ने का उत्पादन वगैरह मिल जाता है, ठीक है। गन्ना विकास केंद्र भी आपका काशीपुर वगैरह में मिलता है। कहीं पर गन्ना अनुसंधान, परीक्षावाणी में लिखा गन्ना अनुसंधान से आएगा तो हरिद्वार में, और प्रस्तावित इसको कहा गया। बाकी जो सीक्वेंस है, बाकी जो चीज़ें हो आगे हम इनको देखेंगे। अभी 11 है कि राज्य में उत्पादित रागी यानी जो आपका मंडुआ या कोदा है निर्यात किया जाता है। देखो भाई मुख्य रूप से तो जापान हम पढ़े आ रहे हैं लगातार, लेकिन ध्यान रखना ये आपका अभी जो उत्तराखंड के मोटे अनाज हैं, कोदा है, झंगोरा है, ये ना आपको यूरोपीय देशों को आपका लगातार क्या है, निर्यात किया जा रहा है। और डेनमार्क का यहाँ पर हाल ही में नाम मिलता है कि डेनमार्क को काफ़ी सारा जो मंडुआ है वो आपका यहाँ पर क्या है, अभी निर्यात भी किया गया है पिछले साल। 12 मिलता है कि वर्ष 2021-22 के तहत उत्तराखंड में खाद्यान्न उत्पादन कितने हेक्टेयर भूमि पर हुआ है। तो ये आपका कुल ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपका ये मिसप्रिंट हो गया था, ये आपका 988 नहीं, ये आपका 788 हेक्टेयर। अगर हम 2021-22 की बात करेंगे तो 788 के आसपास ही आपका यहाँ पर क्या किया गया, खाद्यान्न उत्पादन मिल जाते हैं। 909 आपका ये बहुत पुराना डाटा है, छोड़ो इनको, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, 788 आपका 2021-22 का जो अंतिम डाटा फिलहाल के लिए मिलता है, तो वहाँ पर 788 हेक्टेयर पर जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन होता है राज्य में। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि टिहरी रियासत में हुए बंदोबस्तों की दृष्टि से सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। अब थोड़ा सा पहले सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, जिनके पास नई परीक्षा वाणी है, नई परीक्षा वाणी में ये फैक्ट आपका यहाँ पर गलत भी है, तो एक चीज़ तो यहीं पर सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाता है कि सुदर्शन शाह के काल में पहला भूमि बंदोबस्त हमें 1823 में आ जाएगा। भवानी शाह की बात करेंगे तो भवानी शाह के समय 1961 में 1961 में अठूर वासियों के लिए आपका यहाँ पर 12 आना बीसी, वैसे काल मिलता है यहाँ पर भवानी शाह का, लेकिन जो ब्रिटिश कमिश्नर उस समय रहता है रेमजे की मध्यस्थता में ये आपका ये होता है। ब्रिटिश काल में हम रेमजे के द्वारा पढ़ते हैं सीधे सीधे 12 आना बीसी। प्रताप शाह की बात करेंगे तो प्रताप शाह ने जूला नामक पैमाने को आधार मानकर जूला पैमाइश किया था, और जूला पैमाइश आपका मिल जाएगा ये 1873 में। फिर डोरी पैमाइश की अगर हम बात करेंगे तो डोरी पैमाइश मिल जाता है किसका, नरेंद्र शाह का। पुरानी किताबों में 1916 भी है कहीं पर, लेकिन इसको 1924 ही अब ध्यान रखना, ठीक हो जाएगा। कीर्ति शाह की बात करते हैं तो परीक्षा वाणी में ना देखो, परीक्षा वाणी में कीर्ति शाह का बंदोबस्त ना 1930 लिखा हुआ है। अब टाइपिंग करते करते ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आगे पीछे हो गया, तो ये 1930 नहीं है, वो 1903 का बंदोबस्त आता है। आपने पढ़ा होगा जब इतिहास वगैरह वहाँ पर देखा होगा। इसी बंदोबस्त के विरोध में 1904 में फिर आपका क्या होता है, कुजनी वन आंदोलन, और 1906-07 में खास पट्टी वन आंदोलन भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास मिल जाती हैं भाई। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो और कौन सा छूटा हो, तो ये सब है ना। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि अठूर पट्टी में राजस्व विवाद के निदान हेतु, तो यही सेम चीज़ है, अभी हम इसको देख चुके हैं भवानी शाह के समय 1861 में। अठूर वासियों
में क्या था कि जो अठूर या फिर सकलाना पट्टी के अंतर्गत ये अठूर क्षेत्र था, यहाँ पर जो मुआफीदार थे, देखो टिहरी रियासत में मुआफीदार उन लोगों को कहा गया जिन्होंने गोरखा ब्रिटिश युद्ध में ब्रिटिश का साथ दिया था। उनको अपने क्षेत्र में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया गया। उन लोगों ने मनमाने टैक्स जनता पर लगाए। अब जनता इससे परेशान होकर, जनता काफ़ी परेशान थी, जो लोग राजस्व अधिकारी थे, सयाणा, गुढेरे, पधान, ये भी जनता की हालत को देख के परेशान थे, है ना। तो इन सभी के द्वारा टिहरी रियासत का पहला जन आंदोलन आपका 1835 में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपका काशीराम कोई मुआफीदार थे सकलाना के, उनके विरोध में ये लगातार अभियान होता है। फिर हमने 1851 में सकलाना के ही मुआफीदारों के विरुद्ध बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में एक आंदोलन देखा। फिर अंततः रेमजे के द्वारा मध्यस्थता की जाती है और इस क्षेत्र में जो ये राजस्व विवाद चल रहा होता है, वहाँ पर एक व्यवस्था, भू व्यवस्था लागू की जाती है 12 आना बीसी, कि प्रत्येक बीसी, बिस्वा वगैरह भी कहते हैं इसको, प्रत्येक बीसी भूमि पर 12 आना जो है वहाँ पर टैक्स वगैरह निर्धारित किया गया। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा लगाकर, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 किशन चंद्र जोशी जी के द्वारा मिल जाता है। अगला है 16 की उत्तराखंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखें इस चीज़ को कि सर्वाधिक लीची उत्पादन बिल्कुल देहरादून। वैसे लीची देहरादून, नैनीताल और कुछ क्षेत्र में उधम सिंह नगर में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके पास मिल जाएगा कहाँ पर, देहरादून में। देहरादून को लीची निर्यातक जोन में भी आपका शामिल किया गया। सर्वाधिक सेब बागान है उत्तरकाशी। स्पेशली क्षेत्र की बात आती है तो हरसिल आ जाएगा। सेब उत्पादन है तो मिशन सेवा योजना, ये मिशन एप्पल करके आता है, सेवा वगैरह कुछ नहीं, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। नींबू की किस्म एम्पदर, लड्डू वगैरह आपका नींबू की किस्में राज्य में मिलती हैं, बिल्कुल सही है। 17 हो जाए गन्ने व धान की पैदावार के लिए सर्वोत्तम मृदा। जो आपका गन्ने और धान के लिए सबसे उपयुक्त मृदा पाई जाती है वो आपका तराई है। देखो आपको पता ना कि गन्ने और धान में सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका ध्यान रखना तराई मिट्टी आपके पास मिल जाती है जिसमें ये चीज़ मिलती है, ठीक है। चलिए बाकी इनकी बात अभी आगे करेंगे। नेक्स्ट अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 मिल जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा देश की मृदा को कितने भागों में, ये तो देखो जीएस का भी क्वेश्चन बनता है ना, आपका 8 भागों में मृदा यहाँ पर आ जाती है। भले जो राज्य की मृदा है, राज्य की मिट्टी वो तो आपका अलग अलग तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर 8 प्रकार है, सबसे उपजाऊ उनमें से आपका जलोढ़ मिल जाएगी, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भी। 19 है कि निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। कौन सा युग्म ऐसा है जो आपका सही नहीं है, ठीक है। तो लाल मिट्टी की बात करेंगे तो लाल मिट्टी पहाड़ ढलान में बिल्कुल सही है। दोमट मिट्टी की बात करेंगे तो दोमट मिट्टी आपका ये शिवालिक की ऊपरी ढलान पर नहीं बल्कि शिवालिक की निचली ढलान पर, शिवालिक की निचली ढलान और दून घाटी वगैरह में ये आपके पास मिल जाती है, ठीक है। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी मिट्टी है तो आग्नेय चट्टानों से। देखो ज्वालामुखी में ध्यान रखना कि ये आपका जो भीमताल वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्वार्ट्ज मिट्टी हो जाएगा या फिर आपका ज्वालामुखी मिट्टी हो जाएगा, ये मुख्य रूप से वहाँ पर मिलती है, ठीक है। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टर्सरी मिट्टी के संबंध में सही नहीं है। पहला नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। देखो नाइट्रोजन फास्फोरस की जो कमी है ना, ये आपका तराई भाग की मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा शिवालिक पहाड़ियों में दून घाटियों में प्राप्त है, बिल्कुल सही है। जैव पदार्थ की कमी, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2-3 यहाँ पर आंसर, अच्छा सॉरी, ये आपका था कि जो सही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट केवल सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, आंसर आपको मिल जाएगा। अगला चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि गोरखा काल में पहला भूमि बंदोबस्त। गोरखा काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1791 मिल जाएगा, जोगा मल्ल शाह के नेतृत्व में मिल जाएगा। ब्रिटिश काल का पहला, यहाँ पर आपके पास गार्डनर के द्वारा 1815 में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त किया गया। जबकि ब्रिटिश गढ़वाल की बात करेंगे तो 1816 में ट्रेल के द्वारा ब्रिटिश गढ़वाल का भूमि बंदोबस्त किया और इसी 1816 के ही बंदोबस्त में जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसकी और टिहरी रियासत की सीमा निर्धारित की गई है। उत्तर में हमारे पास नागपुर परगना मिल जाता है, नागपुर जो आपका चमोली में परगना है, नागपुर परगना, और दक्षिण में अलकनंदा नदी को जो है सीमा निर्धारित किया गया। 22 है कि ब्रिटिश कालीन नवा भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा। देखो नवा भूमि बंदोबस्त परीक्षावाणी के हिसाब से विकेट का आ जाता है और ये विकेट का जो बंदोबस्त महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है 1863 से 73 के बीच में ये रेमजे के काल में किया गया और महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये आपका पहली बार वैज्ञानिक पद्धति पर आ जाता है, ठीक है। इसमें भी आपका 5 भागों में आपके पास मिल जाता है, भूमि को बांटा गया है, आपके पास तालाब मिल जाएगा,
हमने उपरांव देखा इसमें, लेकिन इसमें उपरांव को फिर दो भागों में, उपरांव अव्वल और उपरांव दोयम में बांटा गया है। फिर यहाँ पर आपके पास इजरान आ जाता है और फिर आता है आपके पास कंटील। अगर हम विकेट बंदोबस्त की बात करेंगे तो सबसे खत्म प्रकार की भूमि कौन सी थी? कंटील। लेकिन अगर विकेट बंदोबस्त ना आए, सीधे सीधे आए कि भारत या उत्तराखंड में सबसे अनुपयुक्त भूमि कौन सी है, तो ध्यान रखना खील मिल जाती है, सबसे खत्म प्रकार की सबसे अनुपजाऊ भूमि। अगला मिलता है 23 कि निम्नलिखित में से किस औषधीय फसल का उत्पादन राज्य में पहली बार किया गया? तो भाई ये आप पिछले उसमें भी पढ़ चुके हैं, जड़ी बूटी वाले में बेलाडोना आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। और बेलाडोना जो है आपका फिर से वही थोड़ा सा संशय वाला क्वेश्चन मिलता है 1903 परीक्षा वाणी के हिसाब से, और 1910 अजय रावत में दिया हुआ है कि जो जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन था 1909 का, उसके संरक्षक नॉर्मन गिल के द्वारा इसको यहाँ पर शुरू किया गया था। अगर वो उस हिसाब से तो तब बिल्कुल इसका 1910 सही है इसके हिस्ट्री के हिसाब से, अजय रावत के हिसाब से। और अगर 1910 ना आए तो परीक्षा वाणी का 1903 भी जिंदाबाद है ना। अगला चलते हैं 24 हमारे पास है कि राज्य के किस स्थान पर प्रथम चाय फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो देखो प्रथम चाय फैक्ट्री आपका गडोली में आती है, और यहाँ पर आपका जो चीनी काश्तकार को आपका चौफिन मिल जाता उसके द्वारा। इसको थोड़ा सा फिर से परीक्षा वाणी में सही करना कि परीक्षा वाणी में जो ये चाय फैक्ट्री है ना, इसकी डेट आपका यहाँ पर 1843 दी हुई है। जबकि दो चीज़ें हमने देखी हैं, अगर आपके पास आ जाए कि 1843 में पौड़ी के गडोली और पौड़ी में चाय बागान, वो चाय बगीचे थे 1843 के। लेकिन जो गडोली वाला जो चौफिन वाला मिल जाता है ना 1907 कहीं पर मिलता है, 1907। कंफर्म डेट इसकी अभी लिखना नहीं है, बट जो मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें थी। चाय फैक्ट्री अलग थी और चाय बागान 1843 वाला अलग था। परीक्षा वाणी ने दोनों को मिक्स कर दिया। इसके लिए चाय फैक्ट्री तो लिख दिया लेकिन सन दे दिया चाय बागान का, तो इसको भी जरूर आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। बाकी चाय के जो बागान वगैरह हैं उनकी भी बात करेंगे किसी वीडियो में, ठीक है। फिलहाल अगला चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उत्तराखंड राज्य में कुल सक्रिय जोतों की संख्या है। अभी वर्तमान में जो कुल सक्रिय जोत आपके पास यहाँ पर मिल जाती है वो घटकर 8.81 लाख 8.81 लाख यहाँ पर आपका मिल जाती है, ठीक है। गठन से पूर्व ये 9 पॉइंट समथिंग आपके पास मिल जाता है 26, हाँ ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट था कि ये आपका मिल जाते हैं गठन से पूर्व, लेकिन अब जो है घटकर ये आपका 8.81 लाख जो है आपका रह गई है। अगला चलते हैं उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड। तो चाय विकास बोर्ड की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका 12 फरवरी 2004 ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, ठीक है। 12 फरवरी 2004 को इसका गठन जो है किया गया है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि निम्नलिखित में से कौन अपने युग्म के साथ सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कि सर्वाधिक शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल ऊधम सिंह नगर, ये अभी आया था पेपर में, बिल्कुल सही है। सबसे कम आएगा तो उसके अपोजिट में सबसे कम ये रुद्रप्रयाग नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया, क्योंकि सबसे कम आपके पास कहाँ पर है, ये चंपावत में मिल रहा है, ठीक है। मक्का उत्पादन में देहरादून, ठीक है। सर्वाधिक चावल ऊधम सिंह नगर में, ठीक है। चलिए इनकी भी बात करेंगे, मैंने बता रखा लास्ट के 2 स्लाइड मत छोड़ना। 28 है कि उत्तराखंड में औसत जोत का आकार, ये क्वेश्चन भाई अभी पेपर में बन चुका है। औसत जोत का आकार अगर हम उत्तराखंड में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आ चुका है, और इसको याद कर लेना कैसे भी करके, ठीक है। 0.85 यहाँ पर औसत जोत का आकार आपके पास मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखो, इससे पहले तो हम 8.81 लाख आपका सक्रिय जोते कुल देख चुके हैं, और यहाँ पर आपका 0.85। अच्छा, इसको थोड़ा ये ध्यान रखना कि है क्या, ये हेक्टेयर में है माप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि उत्तराखंड में पहली और ट्रसरी, ठीक है, तीसरी वगैरह इसमें होना था, तो यहाँ पर आपका पहली और दूसरी ऐसा कुछ है ये कि पहली और दूसरी कृषि नीति। तो पहली दूसरी कृषि नीति की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास भाई ऑप्शन नंबर 3 में 2011-18 में आपका फिर से संशोधन वगैरह नहीं आप कह सकते हो। ध्यान रखना कि 2011 कृषि भी है और युवा नीति भी आपके पास यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। कि राज्य में 3 सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न की बात आती है तो बिल्कुल सही है कि गेहूं, चावल, रागी। जिनको गन्ना याद आ रहा है तीसरे पर, तो भाई मैंने कहा खाद्यान्न, तो खाद्यान्न में ये तीनों मिल जाती हैं, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र ऊधम सिंह नगर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यूनतम चमोली आ जाता है। नहरों से, अच्छा अगर यहाँ पर नलकूप पूछा जाए ना तो नलकूप से भी आपका यही मिल जाएगा ऊधम सिंह नगर।
देश के ही हिसाब से राज्य में भी सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो आपका नलकूपों से की जाती है, उसके बाद नहर से, फिर कूप और फिर तालाब से। ठीक है, तो नलकूप से आ जाएगा और सर्वाधिक नलकूप से ऊधम सिंह नगर है। नहरों से बात करें तो देहरादून सबसे ज़्यादा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती का जो प्रारंभ किया गया था ये आपका 1930 में किया गया था। ठीक है, 1930 में चाय की खेती का प्रारंभ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि भाई 1824 में एक ब्रिटिश लेखक आते हैं बिशप हेबर। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, ब्रिटिश लेखक बिशप हेबर आते हैं। इनके द्वारा कुमाऊं में जलवायु का अध्ययन वगैरह किया जाता है और फिर इनका ये सरकार को कहना होता है कि भाई क्या किया जाए कि जो कुमाऊं की जलवायु है वो आपका चाय के पौधे के लिए बहुत ही उपयुक्त है, तो चाय की खेती यहाँ पर शुरू की जाए। तो 1930 में फिर चाय की खेती शुरू यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, फिर 34 में आपने चाय के लिए कमेटी वगैरह आ जाती है कोल्हेन के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर। फिर जो है 34 में ही चीन से भी चाय का बीज वगैरह मंगाया जाता है। लेकिन राज्य की बात करेंगे तो व्यापक स्तर पर जो है 35 में 1835 में बंगाल से जो है 2000 कुछ चाय के पौधे कुमाऊं मंगाए जाते हैं। फिर अलग अलग जगहों पर बागान बगीचे स्थापित किए जाते हैं, नर्सरी स्थापित की जाती है, उन सभी की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन आ भी चुका है 1930 वाला, और बिशप हेबर वाला ध्यान रखना, उसने सुझाव जरूर दिया था लेकिन उसने शुरू नहीं की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्ट वगैरह यहाँ पर है कि राज्य में, देखो ध्यान से इनको लिख लेना जो हमारे पास पढ़ने के लायक चीज़ें हैं, कि राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित फसलें आएंगी तो ये है, और खाद्यान्न फसलें आएंगी तो ये मैं बता चुका हूँ, कंफर्म कर चुका हूँ कि केवल आता है सीधे सीधे तो वहाँ पर आपका गन्ना तीसरे पर है, और अगर आपके पास आता है खाद्यान्न में तो रागी तीसरे पर है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन नैनीताल, सर्वाधिक चावल ऊधम सिंह नगर, और सर्वाधिक गन्ना भी ऊधम सिंह नगर आपके पास मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दूसरी स्लाइड में है कि भाई शीतोष्ण फल, देखो शीतोष्ण टेम्परेट फ्रूट इनको कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका नाशपाती। समशीतोष्ण में आम हो जाएगा सर्वाधिक। सर्वाधिक सेब उत्पादन उत्तरकाशी, क्षेत्र के रूप में आएगा तो उत्तरकाशी का हरसिल आ जाएगा। सर्वाधिक सेब उत्पादन उत्तरकाशी, और सर्वाधिक फल उत्पादन अगर आता है तो नैनीताल आपको प्रथम स्थान पर मिल जाता है। ठीक है, सर्वाधिक लीची देहरादून में हम देख चुके हैं। हाँ, अब इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेब उत्पादन में अगर हम देखें तो उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है, नाशपाती में भी तीसरे स्थान पर। नाशपाती में नॉर्मली हम पढ़ते थे भाई नाशपाती में राज्य जो है पहले स्थान पर, नहीं, अभी जे.एंड.के पंजाब के बाद जो है नाशपाती में तीसरे स्थान पर है। हाँ, अखरोट में जे.एंड.के के बाद आपका दूसरे स्थान पर जरूर आपका राज्य यहाँ पर मिल जाता है। और सर्वाधिक फूल की बात करेंगे तो गेंदा राज्य में, सर्वाधिक मसाला अदरक जो है आपका राज्य में उत्पादित किया जाता है। तो ये तो था आज के क्विज का प्रश्न। पिछले पेपर में खनिज वाले में वो रजगेवा क्षेत्र, एक जगह पर कन्फ्यूजन क्या हुआ थोड़ा सा, जो भी कुछ है, तो वो रजगेवा टिहरी में हो जाएगा। उसको आपको पढ़ा है, आप लोगों ने रिवीजन किया है, उसको सही कर देना या सही रिवीजन करना। ठीक है, चलिए तो इसके अलावा बात करते हैं पिछले वीडियो का जो हमारे पास प्रश्न था कि भाई पराज, यहाँ पर मैंने कहा था कि पराज क्या है, पराज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पराज जो है आपका राज्य में एक ऐसी मान्यताएं, ऐसी अनुश्रुतियाँ हैं कि हथेली या पैर के तलवे पर जो सरसराहट कहते हैं या खुजली वगैरह इसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छे से कमेंट किया जिनको अच्छे से पता भी था, इसको कहा जाता है, और जो किसी व्यक्ति को याद किए जाने का संकेत माना जाता है। अगर माना आपके पैर में खुजली हो रही तो आपको लग रहा है यार कोई याद कर रहे हैं, भाई अब तो मोबाइल वगैरह हो गया, जब मर्जी तब फ़ोन उठाओ और वीडियो कॉल कर दो, है ना, फ़ोन पे जुत्ती हो रही अब तो। लेकिन पुराना समय था जब लोगों को क्या है एक दूसरे की याद वगैरह के लिए कई सारे संकेत हुआ करते थे। जरूर आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि एक देखो बारडोली होता था, हिचकी वगैरह जो आना होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक आता था कि जब आग चूल्हे पर बैठे ना तो आग भी एक आवाज़ करती है, आग भवरान बोलते हैं ना, तो आग भी एक आवाज़ करती है, और फिर कहते हैं कि अरे शायद वो इस समय याद कर रही है मुझे, याद कर रहा है मुझे, है ना। और ऐसे आग तुरंत जहाँ पर बंद हो जाती थी तो वहाँ पर माना जाता था कि वो व्यक्ति याद कर रहा है। ऐसे हिचकी में भी होता है, हिचकी आ रही है, आप नाम लेते थे कि अच्छा ये याद कर रहा होगा, फिर हिचकी चली जा रही है, नहीं ये नहीं कर रहा यार, ये कर रहा होगा। तो इस तरीके से जहाँ पर हिचकी रुक जाती थी तो माना जाता था कि वो हाँ यार ये व्यक्ति याद कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ही आपका एक मान्यता के रूप में पुराने समय में आपका ये लगातार ये चीज़ें चलती रहती थी। गानों में आपने लगातार ये चीज़ें सुनी होंगी। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से आपका मिलेंगे अगली वीडियो में भी, कृषि से ही संबंधित होगी। अभी ये टॉपिक आपका कृषि वाला पूरा भी नहीं हुआ है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।